Recording in progress. अब देखो हेडिंग डालो नेक्स्ट। वहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिखो वहां पे फ्लूइड। और देखो फ्लूइड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? फ्लूइड को हम डिफाइन कर रहे हैं सब्सटेंस विच कैन फ्लो। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड को हम बोल रहे हैं सब्सटेंस विच कैन फ्लो एंड विच हैव इट्स ओन शेप। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो तुम्हारा वहां पे क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। अब दो चीजें फ्लो करती हैं, एक तो फ्लो करती है लिक्विड, और दूसरा क्या फ्लो करता है? दूसरा फ्लो करता है गैसेस। तो जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में लिक्विड भी आता है, फ्लूइड में गैसेस भी आती हैं, क्योंकि दोनों ही क्या करती हैं? फ्लो करती है, नहीं फ्लो करती है। अच्छा, जब हम गैसेस की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हमने नाम दिया था थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर लिया था वो था थर्मोडायनेमिक्स। तो वहां पे हम किसकी स्टडी कर रहे थे? गैस की स्टडी कर रहे थे। और जब हम लिक्विड की स्टडी करने जाते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहां पे जब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड का मतलब क्या है? यहां पे फ्लूइड का मतलब है कि हम लिक्विड की स्टडी करने जा रहे हैं। गैस की स्टडी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहां पे अब हम स्टडी करने जा रहे हैं किसकी? लिक्विड की। अच्छा, लिक्विड की जब स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी दो पार्ट में होती है। जब हम लिक्विड की स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी हम लोग दो पार्ट में कर रहे होंगे। एक पार्ट होगा जब लिक्विड हमारा वहां पे विस्कस होगा, और दूसरी बार हम लिक्विड की स्टडी करते हैं जब लिक्विड हमारा नॉन विस्कस होता है। तो जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा विस्कस लिक्विड, दूसरा होगा नॉन विस्कस लिक्विड। अच्छा, विस्कस लिक्विड की हम लोग स्टडी बाद में करते हैं। बस अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड अगर विस्कस है तो वहां पे हम बात करेंगे विस्कस फोर्स की। विस्कस लिक्विड हम लोग बाद में स्टडी करते हैं, अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर लिक्विड विस्कस है तो वहां पे हम बात करेंगे विस्कस फोर्स की। और जो भी विस्कस फोर्स होता है वो होता है सिमिलर टू फ्रिक्शन। जब हम विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं विस्कस फोर्स किसके सिमिलर है? विस्कस फोर्स है सिमिलर टू फ्रिक्शन। जैसे वहां पे हम लोग क्या डिफाइन करते थे कि अगर ग्राउंड है और ग्राउंड पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को v नॉट वेलोसिटी से लाके प्रोजेक्ट किया, बताओ ग्राउंड पे अगर हम किसी ब्लॉक को v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। और बताओ ब्लॉक कहां जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ब्लॉक आगे जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जाता है उसके ऑपोजिट डेवलप होता है वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। तो जिस तरह से फ्रिक्शन एक्ट करता है उसी तरह से वहां पे विस्कस फोर्स एक्ट करता है। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे लिक्विड की कुछ लेयर्स हैं, ये लिक्विड है और यहां पे हम शो कर रहे हैं लिक्विड की इस तरह से लेयर्स, तो जो भी लिक्विड है, लिक्विड की यहां पे क्या है? लेयर्स है। अच्छा, अगर मान लो हम किसी एक लेयर की बात करें,
जैसे मान लो अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि लिक्विड की यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स है। लिक्विड को हमने वहां पे नंबर ऑफ लेयर्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। अब बताओ जब एक लेयर चलेगी तो दूसरी लेयर क्या करेगी? मैं तुम्हें तो पूछ रहा हूं, जब लिक्विड की, मैं क्या बोल रहा हूं, जब लिक्विड फ्लो करती है तो हम लोग बोलते हैं लिक्विड को हमने ऐसे नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर दिया। अगर एक ऊपरी लेयर स्लाइड कर रही होगी तो नीचे लेयर उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। और जब अपोज करेगी तो यहां पे अप्लाई करेगी विस्कस फोर्स। डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी केवल तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड अगर विस्कस होगी तो वहां पे विस्कस फोर्स डेवलप होगा। विस्कस फोर्स सिमिलर टू फ्रिक्शन होता है। जिस तरह से फ्रिक्शन ब्लॉक के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सिमिलरली विस्कस फोर्स लेयर के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अच्छा, हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? केवल प्रॉपर्टी ये यूज करनी है कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा एक्ट करता है टेंजेंट टू द सरफेस। तो अभी हमें केवल इतनी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अभी हमें केवल प्रॉपर्टी इतनी ध्यान रखनी है कि अगर विस्कस फोर्स होगा तो इसका मतलब है टेंजेंट के अलोंग वहां पे क्या होगा, कोई फोर्स होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। अब देखो, हम लोग अभी जब लिक्विड की बात करेंगे तो हम लोग अभी बात करेंगे उस लिक्विड की जो लिक्विड कैसी है, नॉन विस्कस है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग लिक्विड की स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम जिस लिक्विड की बात करेंगे वो लिक्विड मेरी कैसी होगी, नॉन विस्कस होगी। अच्छा, जब लिक्विड नॉन विस्कस होती है तो ध्यान रखना, अगेन इसकी स्टडी हम लोग फिर से दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट केस होता है जब लिक्विड मेरा रेस्ट में होता है, और सेकंड केस होता है जब लिक्विड मेरा मोशन में होता है, या फिर हम बोलते हैं कि लिक्विड हमारा वहां पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एक मिनट रुकना जरा। अब मैंने क्या बोला कि जो भी लिक्विड हम स्टडी करने जा रहे हैं वो नॉन विस्कस होगा, लेकिन इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया रेस्ट और दूसरा वहां पे क्या हो गया, मोशन। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उस ब्रांच को हम डायनामिक्स बोलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। और इंजीनियरिंग में तो पूरा एक सेमेस्टर में आती है बुक फ्लूइड डायनामिक्स की। अभी हम लोग को जो जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, फ्लूइड कैसा है, रेस्ट में, तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। तो फ्लूइड की स्टडी हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में करेंगे जब फ्लूइड रेस्ट में होगा, दूसरे पार्ट में हम स्टडी करेंगे जब मोशन में होगा। अच्छा, रेस्ट और मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे मान लो एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने लिक्विड को लाके फिल किया। अच्छा, अब इस लिक्विड के कोई भी दो पार्टिकल मार्क करो, एक पार्टिकल यहां पे मार्क करो, एक पार्टिकल यहां पे मार्क करो। कंटेनर है, कंटेनर रेस्ट में, और कंटेनर के अंदर एक लिक्विड को लाके हमने फिल कर दिया। अब लिक्विड के अगर हम दो पार्टिकल को अगर मार्क कर रहे हैं तो बताओ इन दोनों पार्टिकल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है क्या? तो हम लोग यहां पे बोलेंगे इन दो पार्टिकल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो रेस्ट का कॉन्सेप्ट यही है। जब हम बोलते हैं फ्लूइड हमारा रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड के हम कोई भी दो पार्टिकल कंसिडर कर लें, उन दो पार्टिकल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिमिलरली बोल रहा हूं कि यहां पे एक ट्यूब है और इस ट्यूब से लिक्विड हमारा यहां पे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ये हमारा ट्यूब है और ट्यूब से हमारा लिक्विड क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अब मैंने यहां पे एक पार्टिकल लिया, एक पार्टिकल मैंने यहां पे लिया, एक पार्टिकल मैंने यहां पे लिया। अब मैं अगर इन दोनों पार्टिकल को देखूंगा
तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा होगा, इन दोनों पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। और अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है जिसके दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड हमारा कैसा होगा, मोशन में होगा। बताओ इतनी चीज सबको समझ में आएगी, समझ में आई? यस। एक मिनट में साउंड चेक करो। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब हम लोग किस लिक्विड की स्टडी करने जा रहे हैं? अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं उस लिक्विड की जो लिक्विड नॉन विस्कस होगा और साथ में रेस्ट में होगा। तो अभी हम जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेबल होगी उस फ्लूइड के लिए जो हमारा कैसा है, रेस्ट में। इतना क्लियर हुआ सबको? तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्लूइड एट रेस्ट। रब करूं मैं इतना? यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, फ्लूइड एट रेस्ट। अच्छा, अब जब फ्लूइड एट रेस्ट होगा तो वहां पे कुछ एजम्पशंस लिखोगे। एजम्पशंस बोलोगे या फिर प्रॉपर्टीज बोल लो वहां पे। अब देखो हम लोग कुछ एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। हम किस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस फ्लूइड की जो फ्लूइड कैसा है, रेस्ट में। तो फ्लूइड जब भी रेस्ट में होगा तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज या ये एजम्पशन हमेशा एप्लीकेबल होंगे। अब देखो पहला एजम्पशन क्या है, ये कंटेनर है और कंटेनर में हमने किसको लाके फिल किया था? कंटेनर में हमने लाके फिल किया था लिक्विड को। और कंटेनर मेरा रेस्ट में। बताओ कंटेनर अगर रेस्ट में होगा तो ये लिक्विड भी रेस्ट में होगी कि नहीं होगी? यस। अच्छा, यस सर। अब हमने क्या किया, यहां पे इस तरह से एक लिक्विड का एलिमेंट कंसिडर किया। देखो इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक मिनट है ना। लिक्विड मेरी रेस्ट में है और लिक्विड में मैंने इस तरह से एक एलिमेंट कंसिडर किया। है ना, ये एलिमेंट किसका है? ये एलिमेंट मेरा लिक्विड का है। अब बताओ लिक्विड का जो एलिमेंट है, बताओ उसके कितने सरफेस है वहां पे? एक तो टॉप वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है और साइड का कर्व सरफेस है कि नहीं? अब सबसे पहले तुम टॉप सरफेस को देखो। बताओ ये जो टॉप सरफेस को देखोगे, बताओ इसके ऊपर कुछ लिक्विड होगी कि नहीं होगी? अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखो। जैसे मैं अगर कभी तुमसे बोल रहा हूं कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमारा एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे हम इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ग्राउंड पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया F। बताओ इस फोर्स के कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं। अच्छा, फोर्स का एक तो वो कंपोनेंट होगा जो सरफेस के पैरेलल होगा, जिसको हम Fx बोल रहे हैं। सिमिलरली इस फोर्स का एक और कंपोनेंट होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा, जिसको हम Fy बोल रहे होंगे। तो देखो अगर कोई फोर्स प्लेन में है, अगर कोई फोर्स प्लेन में होता है तो जनरली इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो वो कंपोनेंट होता है जो सरफेस के पैरेलल होता है और एक वो कंपोनेंट है जो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, जो मैंने लिक्विड का एलिमेंट कंसिडर किया उसके हम टॉप सरफेस की बात कर रहे हैं। बताओ टॉप सरफेस के ऊपर कुछ लिक्विड है कि नहीं है? यस सर। ध्यान रखना, हम कितने एलिमेंट की बात कर रहे हैं? हम केवल इतने एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये एलिमेंट है मेरा लिक्विड का जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं।
अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि जो लिक्विड का एलिमेंट हमने कंसिडर किया है उसके ऊपर भी लिक्विड है, और बताओ जो ऊपर की लिक्विड रहेगी वो अब इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी या नहीं अप्लाई करेगी? नहीं समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो भी कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड में एक एलिमेंट इमेजिन करो। अब इस एलिमेंट बताओ ऊपर भी लिक्विड है, इस एलिमेंट के नीचे भी लिक्विड है, तो नीचे वाली जो लिक्विड रहेगी वो भी इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और ऊपर वाली जो लिक्विड रहेगी वो भी इस एलिमेंट के ऊपर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, अब जो इस एलिमेंट के सरफेस के ऊपर वाली लिक्विड की बात कर रहे हैं, ये सरफेस है हमारा। अब बताओ अगर फोर्स ऐसा आएगा, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये फोर्स टॉप सरफेस पे लग रहा है। अब फोर्स का कुछ डायरेक्शन मान लेते हैं। बताओ फोर्स अगर इस तरह से आएगा तो फोर्स के कितने कंपोनेंट बनेंगे? अरे ऊपर वाली लिक्विड अगर फोर्स इस पे इस तरह से अप्लाई कर रही है तो बताओ यहां पे फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? एक तो फोर्स का वो कंपोनेंट बन जाएगा जो नॉर्मली एक्ट कर रहा होगा, और एक फोर्स का वो कंपोनेंट बन जाएगा जो कैसा एक्ट कर रहा होगा? टेंजेंशियली। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अबे ये लिक्विड का सरफेस है, सरफेस पे अगर हमने मान लिया ऊपर वाली लिक्विड इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रही है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट बन गया नॉर्मली और दूसरा कंपोनेंट बन गया टेंजेंशियली। अब मैंने क्या बोला है, हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं उसके कुछ एजम्पशंस या प्रॉपर्टीज हैं। हमें पहला एजम्पशन क्या लेके चलना है? हमें पहला एजम्पशन लेके चलना है कि जो भी लिक्विड है वो नॉन विस्कस होगी। हम लोग जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वो लिक्विड रेस्ट में है, लेकिन पहला एजम्पशन लेके क्या चलना है? पहला एजम्पशन लेके चलना है कि लिक्विड हमारी नॉन विस्कस। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें ये मान के चलना है कि लिक्विड नॉन विस्कस है। अच्छा, तो लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो टेंजेंशियल फोर्स। बताओ इससे पहले ये मैंने डिस्कस किया कि नहीं डिस्कस किया कि लिक्विड अगर विस्कस होगी तो वहां पे विस्कस फोर्स होगा जो टेंजेंट के अलोंग होता है, लेकिन अगर यह एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि लिक्विड नॉन विस्कस है, इसका मतलब है टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं होगा। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, अब बताओ यहां पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है इस डायग्राम को देखो जरा। बताओ इस डायग्राम में टेंजेंट के अलोंग फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अबे ये जो फोर्स है ये फोर्स टेंजेंट के अलोंग बन गया कि नहीं बन गया? यस यस सर। सर। और हमारी प्रॉपर्टी क्या है? हमारी प्रॉपर्टी की जो भी लिक्विड है उस पे फोर्स हमेशा केवल नॉर्मली एक्ट करना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं लिक्विड नॉन विस्कस है, इसका मतलब है कि जब भी हम फोर्स देखेंगे फोर्स हमेशा नॉर्मली एक्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये तुम्हारा एलिमेंट है, ये हमारा लिक्विड का एलिमेंट था अभी, अब ध्यान ना इस एलिमेंट पे जब हम फोर्स की बात करेंगे तो डायरेक्शन इस तरह से ड्रॉ करें। बताओ ये फोर्स कैसा लग रहा है? नॉर्मल। अच्छा, जो एलिमेंट है उसके ऊपर लिक्विड है कि नहीं है? और लिक्विड अपने वेट के कारण उसको कहां प्रेस कर रही होगी? नीचे की ओर प्रेस कर रही होगी। बताओ ये एलिमेंट नीचे की ओर जा रहा है क्या? नो सर। ये एलिमेंट रुका हुआ है। ये तो ये जो एलिमेंट रहेगा वो नीचे वाली लिक्विड को प्रेस करेगा कि नहीं प्रेस करेगा? करेगा। तो नीचे वाली लिक्विड क्या करेगी? नीचे वाली लिक्विड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, तो ध्यान रखना यहां पे भी फोर्स डेवलप होगा और वो फोर्स नॉर्मली होगा। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, रिलेशन क्या होगा, बाद में हम देखेंगे।
अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा। अच्छा, सराउंडिंग में भी लिक्विड है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अरे कई बार ऐसा देखा है कि जैसे मान लो कंटेनर में गेहूं भरा हुआ है और गेहूं में अगर हम अपना हाथ डाल दें तो बताओ क्या होता है? अभी अगर कंटेनर में गेहूं भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है, उसके अंदर अगर हमने हाथ डाल दिया तो हमें ऐसा लगता ही नहीं लगता कि साइड से भी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसके ऊपर? यस Yes, सर। yes. और ध्यान है यहाँ पे जो Yes, फोर्स लगेगा वो फोर्स सरफेस के नॉर्मली एक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से नॉर्मल टू द सरफेस फोर्स लगेगा। बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? हम लोग जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं वो लिक्विड रेस्ट में है। और पहला एजम्पशन क्या है कि लिक्विड नॉन विस्कस है। लिक्विड नॉन विस्कस है, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं होगा। जो भी फोर्स रहेगा वो फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा। बताओ ये पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. अब सेकंड एजम्पशन हमारा क्या होता है? ये दोनों एजम्पशन हमें लेके चलना है। सेकंड एजम्पशन हम लेते हैं कि जो लिक्विड है वो इनकंप्रेसिबल है। अच्छा, अब जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड फिल्ड है और इस लिक्विड के ऊपर हमने एक पिस्टन को लाके प्लेस कर दिया। कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और ऊपर हमने क्या किया? पिस्टन को लाके प्लेस कर दिया। अच्छा, अभी जो कंटेनर में लिक्विड है उसकी कुछ हाइट है कि नहीं है? तो उसकी हाइट है h। अच्छा, अब इस लिक्विड का कुछ वॉल्यूम भी है कि नहीं? यस सर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान ले, अगर हम कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेंगे तो a इंटू एच, बताओ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, कुछ टाइम बाद इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर हमने कुछ लोड को लाके प्लेस कर दिया। इस तरह से हमने कुछ लोड को लाके प्लेस कर दिया। इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास मान लो वहां पे m2 है। अब बताओ अगर हम लोड को लाके प्लेस करेंगे तो h का क्या होगा? Decrease करेगा. h डिक्रीज करता अगर लिक्विड कंप्रेसिबल होता। हमारा एजम्पशन क्या है? हमारा एजम्पशन है लिक्विड जो है वो इनकंप्रेसिबल है। इनकंप्रेसिबल का मतलब हुआ नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम। हम कितना भी लोड लाके प्लेस कर दें इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये जो हाइट रहेगी h, ये h हाइट मेरी कांस्टेंट रहेगी। और जो वाटर होता है, वाटर को अप्रोक्सीमेटली हम इनकंप्रेसिबल लिक्विड मानते हैं। जो वाटर होता है, वाटर हमारा इनकंप्रेसिबल लिक्विड होता है। अच्छा, अब ये बताओ किसी भी बॉडी की हम डेंसिटी को क्या बोलते हैं? बताओ, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं इस लिक्विड की डेंसिटी का फॉर्मूला भी यही होगा कि नहीं होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास चेंज होता है क्या? नो सर। मास तो चेंज होता नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम चेंज होगा क्या इस लिक्विड का? नो सर। नो सर। अब बताओ, मास अगर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखोगे तो डेंसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग बेसिकली यही दो एजम्पशन लेके चलेंगे कि लिक्विड हमारा नॉन विस्कस है, साथ में लिक्विड हमारा क्या है? इनकंप्रेसिबल है। नॉन विस्कस का मतलब है टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं, फोर्स हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल है, इसका मतलब कि डेंसिटी हमारे लिए हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। रब करूं मैं इसको? यस सर। चलो,
अब जो, और ध्यान ना, कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ये assumption हमेशा हमारे ट्रू रहेंगे। अब जो सबसे पहली हम लोग टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं फ्लूइड में, वो डिफाइन करने जा रहे हैं प्रेशर। तो सबसे पहले हम टर्म यूज करेंगे प्रेशर। अब देखो ये कंटेनर है, और कंटेनर में हमने क्या किया है, कंटेनर में हमने लाके लिक्विड को फिल किया था। अच्छा, अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे इस तरह से एक लिक्विड में इस तरह से एक सरफेस कंसिडर किया हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से हम लिक्विड के अंदर एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। अब बताओ ये एलिमेंट दिखने में किसके समान है? बताओ एक डिस्क के समान, एक डिस्क के समान है कि नहीं? थिन डिस्क के समान। यस सर। अच्छा बताओ, ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बताओ उसके ऊपर भी लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है कि नहीं? यस सर। अच्छा, जो ऊपर की लिक्विड होगी वो क्या करेगी इसके ऊपर? ये जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है इसके ऊपर लिक्विड है कि नहीं है? और लिक्विड जो रहेगी वो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। और बताओ फोर्स जो रहेगा वो हर जगह नॉर्मली एक्ट करेगा कि नहीं एक्ट करेगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इस एलिमेंट का कुछ एरिया है कि नहीं है? यस सर। मान लो इसका एरिया मान लो डेल्टा ए। अच्छा, पूरे एलिमेंट के जो सरफेस होगा उस पर टोटल कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो मान लो जो टोटल फोर्स है वो डेल्टा एफ है। अब बताओ डेल्टा एफ, ध्यान रखना टोटल फोर्स है जो कितने एरिया पे लग रहा है? डेल्टा ए। डेल्टा ए। तो जो प्रेशर रहता है, प्रेशर को हम क्या डिफाइन करते हैं? प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं नॉर्मल फोर्स। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पे डेल्टा एफ फोर्स लग रहा है नॉर्मली, कितने एरिया पे लग रहा है? डेल्टा ए पे लग रहा है। प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो जो भी प्रेशर रहता है उसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक जो प्रेशर रहता है उसको हम एवरेज प्रेशर बोलते हैं, और जो एवरेज प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। अच्छा, कुछ बुक में इसको सिंपली ऐसा भी लिखता है एफ बाय ए। 9th-10th में जब तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा ही नहीं पढ़ा है प्रेशर, यस सर। तो वहां पे फॉर्मूला डेल्टा एफ लिखते, वहां पे एफ बाय ए लिखते थे। तो एफ क्या है? एफ टोटल फोर्स है जो कितने एरिया पे लग रहा था? ए एरिया पे लग रहा था। तो एफ बाय ए हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा वहां पे एवरेज प्रेशर। अच्छा, अब एक होता है एवरेज प्रेशर, और जो दूसरा होता है उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं वहां पे? डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, और इसके आगे लिखो लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0। बताओ क्या होगा? तुम बताओ इस चीज। डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए वैसा ही लिखा हुआ है, उसके आगे मैंने लिख दिया है लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0। इसका मतलब है डेल्टा ए किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? 0। अच्छा, अब इमेजिन करो, जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया था वो डिस्क के समान कंसिडर किया था कि नहीं कंसिडर किया था? यस सर। अब बताओ इसका एरिया घटते जा रहा है। इसका एरिया अगर घटते जा रहा है तो फाइनली ये एक पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। भाई इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि डेल्टा ए 0 हो जाता है। इसका मतलब सिंपली ये था कि डेल्टा ए 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो बताओ डेल्टा ए 0 की ओर अप्रोच करेगा तो जो एलिमेंट रहेगा वो एक तरह से पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? यस हाँ सर। सर।
तो इसको हम डिफाइन करते हैं प्रेशर एट अ पॉइंट। तो ये भी पी प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर है किसी पॉइंट। अच्छा, डेल्टा एफ किस में चेंज हो जाएगा? डेल्टा एफ चेंज हो जाएगा डीएफ में। और डेल्टा ए किस में चेंज हो जाएगा? डेल्टा ए चेंज हो जाएगा डीए में। तो जो भी प्रेशर एट अ पॉइंट रहता है उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं डीएफ बाय डीए। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें कब यूज करना है। अगर हम डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए लिख रहे हैं तो वो एवरेज प्रेशर है कि नहीं? लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डीएफ बाय डीए की, तो इसका मतलब होता है प्रेशर एट अ पॉइंट। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? प्रेशर की जो डेफिनेशन है, यस सर, Yes, sir. Yes. प्रेशर की जब भी हम बात करेंगे, प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, तो इसका डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? along force, भाई प्रेशर कैसा एक्ट कर रहा है? प्रेशर कैसा एक्ट कर रहा है? नॉर्मली। Normally. अब देखो, प्रेशर जो है, प्रेशर नॉर्मली एक्ट करता है, तो प्रेशर का डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो ये वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करता है। तो हम बोलते हैं कि ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? प्रेशर का डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर के लॉ को ओबे करता नहीं है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये होती है स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, ये तो हमने प्रेशर की डेफिनेशन लिखवाई, प्रेशर को डिफाइन किया। अब लिखो वहां पे प्रॉपर्टीज। प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे। रब करूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो हम प्रेशर की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? सबसे पहला तो हम पॉइंट यही डिफाइन कर रहे हैं कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। भले ही उसका डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करता, तो प्रेशर हमारी कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई। अच्छा, एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें, एसआई सिस्टम में या फिर एमके सिस्टम में, तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई प्रेशर को हमने क्या डिफाइन किया? प्रेशर को भी हमने ये डिफाइन किया, नहीं डिफाइन किया? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स था न्यूटन में, एरिया था मीटर स्क्वायर में। और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको वहां पे हम पास्कल भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? सीजीएस में जाओगे तो क्या लिखोगे वहां पे? ये हो जाएगा वहां पे डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं, ये एक्ट करता है नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि प्रेशर हमेशा एक्ट करता है नॉर्मल टू द सरफेस। बताओ यहां पे प्रेशर इस तरह से नॉर्मली एक्ट करेगा कि नहीं एक्ट करेगा? कंटेनर में जो भी हमने लिक्विड स्टोर करी है, बताओ लिक्विड बॉटम पे फोर्स अप्लाई करी नहीं अप्लाई करेगी? अबे लिक्विड जो हमने स्टोर करी है वो कंटेनर के बॉटम पे फोर्स अप्लाई करी नहीं अप्लाई कर रही है? फोर्स Yes, के sir. कारण वहां पे क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। अच्छा, ये लिक्विड बाहर जाने की कोशिश कर रही नहीं कर रही है? और लिक्विड अगर बाहर जाने की कोशिश कर रही है तो वॉल के ऊपर भी ये प्रेशर अप्लाई करेगी। और प्रेशर कैसा अप्लाई करेगी? अगर मान लो कभी डायग्राम में ऐसा बोलता है कि ये ग्राउंड है और यहां पे डैम की वॉल है,
और इस तरह से हमने वाटर को लाके यहां पे क्या किया है, स्टोर किया है। बताओ प्रेशर कैसा एक्ट करेगा? प्रेशर ग्राउंड पे भी एक्ट करेगा, प्रेशर डैम की वॉल पे भी एक्ट करेगा, लेकिन कैसा एक्ट करेगा? नॉर्मल टू द सरफेस। Normal. मान लो कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि कंटेनर है और ये कंटेनर इस तरह से स्फेयर के फॉर्म में, और यहां पे हमने वाटर को लाके क्या कर दिया? बताओ अब यहां पे प्रेशर कैसे ड्रॉ करेंगे? हर जगह प्रेशर को हर जगह ड्रॉ करना है नॉर्मल टू द सरफेस। बताओ इतनी चीज सबको समझ में आएगी नहीं समझ में आई? जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर हमेशा एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, इतना तुम लोग वर्ड यूज करते हुए आए हो केमिस्ट्री में कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है इसको हम बेसिकली पी नॉट से डिनोट करते हैं। पी नॉट से हम लोग सिंबल लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और याद होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? जनरली हम लिखते हैं 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिंपली क्या बोल रहे हैं कि एयर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है वहां पे। बताओ यही है कि नहीं है वहां पे? रब करूं राइट साइड का डायग्राम में? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. अब जैसे देखो यार, अगर मान लो यहां पे कोई पर्सन है, यहां पे कोई पर्सन है, अच्छा अब ये जो पर्सन है ये एटमॉस्फेयर में, तो पर्सन अगर एटमॉस्फेयर में होगा तो इसके हेड के ऊपर एयर क्या अप्लाई कर रही होगी? प्रेशर। Pressure. प्रेशर अप्लाई कर रही नहीं अप्लाई कर रही? अच्छा तुम इमेजिन करो कि अगर हम अपने हेड का, अगर हम अपने सर का केवल एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं। बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत छोटा सा एरिया होगा कि नहीं हमारे सर का? हाँ सर। अब बताओ इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा हो? और ये फोर्स हम किसके कारण देख रहे हैं? ये फोर्स हम देख रहे हैं एटमॉस्फेयर के कारण। बताओ फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? प्रेशर को हम लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। अब बताओ फोर्स कितना हो गया? प्रेशर तो हो गया 10 टू दी पावर 5, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है कि नहीं? Yes, sir. तब इसको किसमें चेंज करेंगे वहां पे? Meter square. मीटर स्क्वायर में। तो क्या कर दें? 1 अपॉन 10 टू दी पावर 4। 4. Yes. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा वहां पे 10. 10 न्यूटन। अच्छा 10 न्यूटन पे एक तरह से हम बोल सकते हैं 1 केजी मास पे लगने वाला फोर्स। Yes, sir. तो अगर हम अपने सर का, अगर हम अपने सर का केवल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया भी लेंगे ना तो उस पर 10 न्यूटन फोर्स एटमॉस्फेयर क्या कर रहा होगा? अप्लाई कर रहा होगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? यस सर। चलो अब नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज में लिख रहे हैं हम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस। और ये सब प्रॉपर्टीज में ही जा रहा है।
तो हम बात कर रहे हैं प्रेशर में वेरिएशन किसके साथ, वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसको बोल दो वहां पे एक्स एक्सिस, इसको बोल दो वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस का मतलब ये भी है कि प्रेशर का वेरिएशन हम देखने जा रहे हैं विथ डेप्थ। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि प्रेशर वाई एक्सिस के अलोंग किस तरह से वेरी कर रहा है, तो हम बेसिकली बोल सकते हैं वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर का वेरिएशन स्टडी करने जा रहे हैं डेप्थ के साथ। अब क्या करो, फिर से यहां पे कंटेनर लो, कंटेनर में फिल्ड है लिक्विड, जो भी कंटेनर है, कंटेनर में तुम्हारी लिक्विड फिल्ड है। अच्छा, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने एलिमेंट इमेजिन किया है, बताओ ये जो एलिमेंट हम इमेजिन कर रहे हैं एक तरह से स्लेंडर के समान है कि नहीं? अच्छा, ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, ये एलिमेंट हमने कंसिडर किया है यहां पे वाई डिस्टेंस पे। अच्छा, अब ये बताओ तो मुझे, ये जो मैंने लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया है, बताओ उस पे सराउंडिंग लिक्विड क्या कर रही है? बोलो, उस पे सराउंडिंग लिक्विड सब तरफ से फोर्स अप्लाई कर रही, नहीं अप्लाई कर रही? यस सर। अच्छा, फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है बताओ, फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है हर जगह? तो यस सर। यहां पे फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है, यहां पे भी फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है, नहीं एक्ट कर रहा है? अच्छा, फोर्स इस तरह से भी नॉर्मली एक्ट करे, नहीं एक्ट करेगा? फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये प्रेशर है कि नहीं है? यस भाई, सर। यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगा वो क्या बन गया, प्रेशर बन गया। बताओ ये प्रेशर मैंने इस तरह शो किया नहीं शो किया? अब बताओ, जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है उस पे प्रेशर वाई के अलोंग भी है, उस पे प्रेशर एक्स के अलोंग भी है। अभी हम एक्स के अलोंग स्टडी कर रहे हैं क्या? नो सर। नहीं, हम लोग किसके अलोंग स्टडी कर रहे हैं? वाई एक्सिस। वाई के अलोंग। तो अभी मैं साइड वाला जो प्रेशर है ना उसको शो नहीं करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अभी केवल प्रेशर का वेरिएशन देखना है, किसके साथ देखना है, डेप्थ के साथ देखना है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, बताओ उस प्रेशर के कारण कुछ फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो अब जरा डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं और तुम लोग अब देख के बताओ। अभी हम प्रेशर को बाद में ड्रॉ करेंगे वहां। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो लिक्विड का एलिमेंट है, बताओ उसके ऊपर ऊपर से कोई फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रेशर के कारण? हाँ यस सर। सर। अच्छा, नीचे से भी कोई फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है लिक्विड के कारण? यस सर। भाई, ये एलिमेंट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो लिक्विड क्या कर रही है, लिक्विड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है ऊपर की ओर। अब तुम ये देख के बताओ कि F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा, कि दोनों सेम रहेंगे? और ध्यान रखना है क्या प्रॉपर्टी हमें यूज करना है, जो भी हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं वो किसके लिए डिराइव कर रहे हैं, हम उस लिक्विड के लिए डिराइव कर रहे हैं जो कैसी है। बताओ ये एलिमेंट रेस्ट में है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, ये एलिमेंट रेस्ट में है, इस एलिमेंट का कुछ साइज है कि नहीं है? और इस एलिमेंट का अगर कुछ साइज है, इसका मतलब है कि इस एलिमेंट का यहां पे कुछ वेट भी होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब ये एलिमेंट अगर रेस्ट में है तो बताओ हमें इक्वेशन क्या लिखनी चाहिए? हमें तो इक्वेशन लिखनी चाहिए कि F1 प्लस mg किसको बैलेंस करेगा? F2। बताओ एक चीज हमें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे नीचे वाला फोर्स हमेशा ऊपर वाले से ज्यादा होगा।
अबे एलिमेंट sir. रेस्ट में है तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से हमेशा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नीचे वाला फोर्स अगर ज्यादा है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि नीचे वाला प्रेशर भी क्या होगा? ये फोर्स किसके कारण बना है? ये फोर्स प्रेशर के कारण बना है कि नहीं बना है? तो अगर F2 ज्यादा है इसका मतलब नीचे वाला प्रेशर भी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी थिकनेस dy लो। जैसे हम y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट कंसिडर कर। अब ये बताओ अगर मैंने ऊपर वाले का प्रेशर P लिखा है तो नीचे वाले का प्रेशर क्या लिखूं? बताओ, नीचे वाले का प्रेशर में P प्लस dP लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि नीचे का प्रेशर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। Yes, sir. तो ऊपर वाली जो लिक्विड रहेगी उसके कारण प्रेशर P बनेगा, नीचे वाले के कारण प्रेशर P प्लस dP हो जाएगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम dy नीचे गए तो प्रेशर dP से वहां पे क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ? अब यहां पे मान लो रो जो है, रो रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड की डेंसिटी, और ये जो एरिया है ना, इसका एरिया मान लो तुम डेल्टा ए। अब बताओ मुझे F1 फोर्स को क्या लिखोगे? बताओ, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. तो चेक करो, F1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं P इंटू डेल्टा ए। M वहां पे मास है तो मास को हम लिखेंगे लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा डेल्टा ए इंटू डी वाई साथ में जी। और F2 क्या है? F2 नीचे वाला फोर्स है तो F2 को क्या लिखोगे? प्रेशर इंटू एरिया। तो इसको लिखो P प्लस डीपी इंटू एरिया। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वो डेल्टा ए है। जो भी फोर्स था, फोर्स को हमने लिख दिया प्रेशर इंटू एरिया। F1 फोर्स किसके कारण बन रहा था? ऊपरी लिक्विड के कारण। F2 फोर्स बन रहा था नीचे लिक्विड के कारण। अब बताओ क्या चीज यहां पे कैंसिल आउट हो रही है? P डेल्टा ए कैंसिल आउट हो गया कि नहीं कैंसिल आउट हो गया? तो बताओ जो इक्वेशन बन रही होगी रो इंटू जी इंटू डी वाई। डेल्टा ए कैंसिल आउट हो रहा होगा, और बताओ ये डीपी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर P कैसे कैंसिल आउट हुआ? क्या P कैसे कैंसिल आउट हुआ? पी कैसे ऐड किया? कैंसिल आउट हुआ। वो क्या होता है, एक साइड एक्स से दूसरा साइड एक्स से तो एक्स एक्स कैंसिल आउट नहीं होते हैं क्या? लेफ्ट हैंड साइड P डेल्टा है, राइट हैंड साइड Yes, P sir. डेल्टा है, तो एक साइड लेके जाओगे सब्ट्रैक्ट नहीं होकर जीरो नहीं हो जाएगा टर्म? हाँ सर, हाँ सर। तो बच क्या रहा है? लेफ्ट हैंड साइड बचेगा रो जी डी वाई, राइट हैंड साइड बचेगा केवल डीपी। अब यहां से पहली इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या निकल के आती है? डीपी बाय डी वाई। और डीपी बाय डी वाई का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर किसके साथ? डेप्थ के साथ। अब बताओ डीपी बाय डी वाई किसके बराबर है? रो इंटू जी के बराबर है कि नहीं बराबर? अभी तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं पढ़ा है Yes, मैथ्स में? Yes, sir. स्टार्ट करने वाले सर। स्टार्ट नहीं हुआ क्या तुम लोगों का? नो सर। अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, डी वाई बाई डी एक्स मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। तो डीपी बाई डी वाई का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर में जो चेंज आएगा डेप्थ के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो रहेगा वो डीपी बाई डी वाई रो इंटू जी के बराबर है कि नहीं? यस सर। रो क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? अभी मैंने लिख पाया है डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, जी भी कांस्टेंट रहेगा ही नहीं रहेगा? Yes, sir. इसका मतलब है कि डीपी बाय डी वाई कांस्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर।
अब क्या करो, टर्म को सेपरेट आउट करो यार। बताओ अब अगर तुम टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो डीपी किसके बराबर होगा, रो इंटू जी इंटू डी वाई के बराबर होगा। टर्म को सेपरेट आउट करो और इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे रो इंटू जी कांस्टेंट हो जाएगा। अब तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे जब y की वैल्यू 0 थी, बताओ y जब 0 था, इसका मतलब टॉप मोस्ट सरफेस की बात कर रहा है, तो वहां प्रेशर पी नॉट था कि नहीं था, एटमॉस्फेयर के कारण। और किसी जगह अगर डेप्थ कितनी आ गई, किसी जगह अगर डेप्थ y आ गई, तो प्रेशर वहां पे क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। अब बताओ इंटीग्रेट करोगे, डीपी का कितना आ गया, लिमिट पुट कर देना वहां पे। और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा रो जी, डी वाई का हो गया y, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके y। बताओ प्रेशर की फाइनली इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, डेप्थ के साथ जो प्रेशर की इक्वेशन आती है वो आती है P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू वाई। तो ये प्रेशर का वेरिएशन है किसके साथ, डेप्थ के साथ। और ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है विथ डेप्थ जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर हमेशा इंक्रीज करेगा। और बताओ ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएंगे लिक्विड के अंदर तो प्रेशर घटेगा। लेकिन ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब लिक्विड मेरा रेस्ट में होगा। बताओ इतना सबको समझ में है, नहीं समझ में है? यस सर। और ध्यान है ये प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक लिक्विड रुका हुआ है। जैसे ही लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो ये फॉर्मूला फिर इनवैलिड हो जाता है। ये फॉर्मूला बता रहा है डेप्थ के साथ प्रेशर वहां पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा है। रब करो मैं इतना राइट हैंड साइड का। हाँ सर। अच्छा एक चीज मैं यहीं पे क्लियर करता हूं, फिर आगे प्रॉपर्टी हम देखते हैं जरा। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहीं बोलता हूं कि ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल कर दी, और मान लो लिक्विड की हाइट कैपिटल H है। अब कोई अगर तुमसे पूछता है कि कंटेनर के बॉटम पे कितना प्रेशर बन रहा है, तो क्या बोलोगे, कंटेनर के बॉटम पे हम सीधे लिखेंगे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू H। हमें केवल अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पे तो हमें केवल डेप्थ चाहिए। अब बताओ हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है कि नहीं है, भाई कंटेनर का हम कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करेंगे, हर पॉइंट पे इतना प्रेशर एक्ट कर रहा है नहीं एक्ट कर रहा है। यस सर। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना है, ये जो P प्रेशर होता है ना, इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है किसी पॉइंट पे प्रेशर एयर प्लस लिक्विड दोनों के कारण। यहां पे जो हमने पॉइंट कंसिडर किया, इस पॉइंट पे प्रेशर एयर के कारण नहीं बन रहा है, प्रेशर लिक्विड के कारण बन रहा है। दोनों के प्रेशर को हम कंबाइन कर दें तो वो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एट अ पॉइंट। इतना समझ में नहीं समझ में? यस सर। अच्छा किसी पॉइंट पे अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम है, किसी पॉइंट पे अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम है और उसमें से हम प्रेशर माइनस कर दें ड्यू टू लिक्विड, तो वो जो टर्म आती है उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। तो एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और दूसरा वहां पे क्या होता है, गेज प्रेशर। लिखा है इतना?
एक मिनट, अच्छा अब गेज प्रेशर का मतलब क्या हो गया, तो उसको लिख लो डेफिनेशन। गेज प्रेशर को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? प्रेशर एट अ पॉइंट रिलेटिव टू लिक्विड। प्रेशर एट अ पॉइंट रिलेटिव टू लिक्विड इज नोन एज गेज प्रेशर। यानी जो भी प्रेशर दिया हुआ है उसमें लिक्विड के कारण, बताओ यहां पे लिक्विड के कारण कितना प्रेशर बना, रो जीएच बना कि नहीं बना? इस पर्टिकुलर केस में रो जीएच प्रेशर किसके कारण है? ये जो प्रेशर है बताओ वो ड्यू टू लिक्विड है कि नहीं? और मैंने क्या बोला है, किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर मालूम है और वहां पे हम लिक्विड के कारण जो प्रेशर बन रहा है वो चीज अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ जो प्रेशर रहेगा उसको हम गेज प्रेशर बोलेंगे। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, इतना है चीज। अच्छा प्रेशर याद है, किसी पॉइंट पे प्रेशर मिल गया, प्रेशर इनटू एरिया क्या दे देगा? फोर्स। अच्छा नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो, वहां पे वेरिएशन इन प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट लिखो वहां पे वेरिएशन इन प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम प्रेशर का वेरिएशन देखने जा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो हम इसको यही बोल सकते हैं कि अब हम प्रेशर का वेरिएशन देखने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक कंटेनर है, यहां पे एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। अब मैंने यहां पे क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया। यहां पे एक पॉइंट मार्क किया और यहां पे एक पॉइंट मार्क किया। बताओ जो मैंने दो डॉट बनाए हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनाए कि नहीं बनाए? दो ब्लू कलर के डॉट मैंने मार्क किए हैं, तो बोल रहा हूं ये दोनों डॉट मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मार्क किए नहीं मार्क किए? यस अब इन दो पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, एनक्लोज करके इस तरह से एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन कर। तो अब मैंने यहां पे फिर से लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन किया। इस पॉइंट को चाहो तो तुम नाम दे दो यहां पे बी और इस पॉइंट को नाम दे दो सी। तो जो दो पॉइंट हमने मार्क किए बी और सी, उन दोनों को इनक्लोज करके हमने यहां पे एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट इमेजिन किया। अच्छा बताओ इस एलिमेंट पे सराउंडिंग लिक्विड क्या करे? इस एलिमेंट पे सराउंडिंग लिक्विड बताओ हर तरफ से प्रेशर अप्लाई करेगी नहीं अप्लाई करेगी? बताओ यहां पे प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस होगा, यहां पे प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अच्छा ऊपर से भी प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? नॉर्मल टू द सरफेस। जो भी हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उस पर परपेंडिकुलरली प्रेशर लग रहा होगा। अच्छा हमें प्रेशर किस डायरेक्शन में देखना है, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग? एक्स के अलोंग। एक्स के अलोंग। तो हम क्या करें, हम वाई के अलोंग जो प्रेशर है उसको अब शो नहीं कर रहे हैं डायग्राम में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा यहां पे मैंने बोला प्रेशर पीबी, पीबी मैंने प्रेशर लिया है कहां पे, बी पॉइंट पे, और पीसी मैंने लिया है प्रेशर एट पॉइंट सी। अब ध्यान, हमें हॉरिजॉन्टल से मतलब है, हमें वर्टिकल से मतलब नहीं है। अच्छा अब ये जो एरिया है इसको डेल्टा ए बोल दो,
अब तुम ये देख के बताओ ये एलिमेंट रेस्ट में है या मोशन में? ये एलिमेंट हॉरिजॉन्टली जा रहा है क्या? No, sir. नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ, जितना फोर्स लेफ्ट साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स राइट साइड से लग रहा होगा। Yes, sir. और फोर्स कैसे मिलेगा? फोर्स मिलेगा जब प्रेशर इनटू हम क्या करेंगे, एरिया करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्स रहेगा उसको हम प्रेशर इनटू एरिया लिखेंगे। ये राइट हैंड साइड का फोर्स है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्स रहेगा उसको हम लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया। अब बताओ क्या टर्म कैंसिल आउट हो रही है? डेल्टा ए कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं कैंसिल आउट हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो पीबी है वो किसके बराबर है? बताओ, पीबी पीसी के बराबर है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि लिक्विड अगर रेस्ट में है और हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पे कुछ पॉइंट मार्क किए, बताओ इन सभी पॉइंट पे प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा होगा? Same. सेम होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब तक एप्लीकेबल है? जब तक लिक्विड रेस्ट में है। मूव करेगा तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, हॉरिजॉन्टल में लिखो वहां पे, इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट, इफ द लिक्विड is at rest, if the liquid is at rest and points, if the liquid is at rest and the points are on same level, if the liquid is at rest, if the liquid is at rest and all the points are at same level, then pressure along x-axis, then pressure along x-axis will remain same. Then pressure along x-axis will remain same at all the points. बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लिक्विड अगर रेस्ट में है और सेम लेवल पे अगर हमने कुछ पॉइंट्स को मार्क किया है तो इन सभी पॉइंट पे प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा? सेम होगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. चलो, अब हमने प्रेशर की स्टडी करी एक्स के अलोंग, प्रेशर की हमने स्टडी करी वाई के अलोंग। फिर से डायग्राम ड्रॉ करो कंटेनर का। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम देखो वहां पे, यहां पे कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड हमारी रेस्ट में। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं लिक्विड का। ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में एलिमेंट इमेजिन करना है। बताओ डायग्राम समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? जो मैंने लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया है वो इस तरह से ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में, इस तरह से उसका सरफेस भी होगा यहां पे। बताओ समझ में ही समझ में आया?
Yes, sir. तो बेसिकली हम इस तरह से, हम तो सामने से देख रहे हैं, तो अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें केवल इस तरह से ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसका एंगल मान लो थीटा। अच्छा, अब ये जो ट्रायंगुलर एलिमेंट है, बताओ उस पे लिक्विड जो रहेगी सराउंडिंग, वो सभी तरफ से प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर के कारण बन रहा होगा फोर्स। अच्छा, अब यहां पे जो प्रेशर आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, बताओ उसको हम px लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? बताओ ये प्रेशर x के अलोंग है कि नहीं है? अच्छा, यहां पे भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्रेशर हमेशा एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस। बताओ ये प्रेशर किसके अलोंग है? Y. y के Y. अलोंग। अच्छा, अब जो स्लांट वाला सरफेस रहेगा उस पे भी इस तरह से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो आ रहा है P। बताओ इसी तरह से प्रेशर एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहां पे देखो डायग्राम में, ये जो पूरा प्लेन बन रहा है, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं। इस प्लेन का एरिया मान लो A। ये एंगल बताओ यहां पे थीटा है कि नहीं? और ये जो नीचे वाला एरिया है ना, इसको मान लो AY। AY मान लो या फिर A1 मान लो, क्योंकि Y के अलोंग तो नहीं, इसको मान लो A1। अच्छा, ये जो एरिया आएगा ना इस साइड के प्लेन का, वो मान लो A2। बताओ A1A या A2A किस तरह से रिलेटेड है क्या? यहां पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, बताओ साइन थीटा क्या होगा? A2 by A. A2 बाय प्लेन के बीच का एंगल भी लाइन के समान होगा वहां पे। अच्छा बताओ कॉस थीटा क्या लिखोगे वहां पे? कॉस थीटा हो जाएगा बेस। बताओ प्लेन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये रिलेशन एप्लीकेबल हो गया, नहीं एप्लीकेबल हो गया? Yes, sir. अब फिर से इस एलिमेंट पे आओ जरा। प्रेशर इंटू एरिया फोर्स देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. बताओ नीचे फोर्स कितना बन रहा है? Py into A1. तो ये फोर्स अगर Fy है तो Fy को लिखोगे Py इंटू A1। अच्छा, A1 की जगह बाद में हम A cos थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? Yes, sir. बताओ इतना होगा कि नहीं होगा वहां पे? Yes, sir. या फिर देखो ऐसा लिख दो अभी इसको, वैसा ही लिखो इन्हें जरा। Py इंटू सिंपली लिखो वहां पे क्या था? A1। बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहां पे जो फोर्स आएगा Fx, बताओ उसको हम लिख दें Px इंटू A2। और यहां पे जो फोर्स आ रहा होगा उसको F मान लो। बताओ F की वैल्यू P इंटू A होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, अब इस एलिमेंट का वेट भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अबे ये जो Yes, हमने sir. Fx, Fy, F शो किए तो सराउंडिंग लिक्विड के कारण फोर्स है। इस लिक्विड के एलिमेंट का वेट भी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन हम एजम्पशन क्या ले रहे हैं? हम एजम्पशन ले रहे हैं कि जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं इसका साइज बहुत ही स्मॉल है। हमने जो ट्रायंगुलर वेज के फॉर्म में लिक्विड का एलिमेंट लिया है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है। बताओ साइज अगर बहुत ही स्मॉल है इसका मतलब इसके वेट को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं? Yes, sir.
तो यहाँ पे हम वेट को अब नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमने एलिमेंट का साइज बहुत स्मॉल कंसिडर किया। अच्छा बताओ, ये एलिमेंट पे अब केवल ये 3 फोर्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? और बताओ ये एलिमेंट रेस्ट में है, तो फोर्सेस बैलेंस आउट होने चाहिए। बताओ ये एंगल कितना आएगा नॉर्मल के साथ? थीटा या साइन थीटा? अरे नॉर्मल के साथ ये एंगल थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ मुझे। ये इंक्लाइंड है, ये एंगल थीटा है। यहां पे हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यही कि नहीं है? तो ये एंगल कितना बनता था वहां पे? थीटा था कि नहीं था? ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना? Yes, थीटा। sir. अरे होता ही नहीं होता है थीटा। अच्छा आप बताओ, ये जो फोर्स लग रहा है एफ, बताओ अगर ये थीटा एंगल पे लग रहा है तो इसके कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट हैं। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, और नीचे की ओर जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा एफ कॉस थीटा। अच्छा बताओ, एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? बोलो। एफ कॉस थीटा नीचे की ओर फोर्स है, और बताओ ये एफ वाई को बैलेंस करेगा कि नहीं बैलेंस करेगा? Yes, sir. अच्छा अब डायग्राम में देख के तो एफ साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? एफ FX. साइन X. थीटा बैलेंस कर देगा वहां पे किसको? एफ एक्स को। अरे हाँ ना? Yes, Yes, sir. sir. अब जरा पुट करो वैल्यू जरा। एफ का मतलब क्या हो गया? एफ का मतलब हो गया पी ए कॉस थीटा, और एफ वाई का मतलब क्या हो गया? एफ वाई का मतलब हो गया पी वाई इंटू ए वन। अच्छा ए कॉस थीटा ए वन के बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये जो ए कॉस थीटा रहेगा ये बेसिकली ए वन है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये वाली टर्म कैंसल आउट होगी, और हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है? इक्वेशन निकल के आ रही है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर है वो बेसिकली पी के बराबर ही निकल के आ गया। आया कि नहीं आया निकल के इतना? Yes, sir. अच्छा अब एफ का मतलब क्या था? एफ का मतलब था पी ए साइन थीटा। अब चेक करो डायग्राम में एफ एक्स किसके बराबर था? Px into A2. पी एक्स इंटू ए टू। फिर से चेक करो ए टू की वैल्यू क्या है? ए साइन थीटा है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल आउट हुई कि नहीं कैंसिल आउट हुई? अब रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ गया? रिजल्ट निकल के आ गया कि एक्स के अलोंग जो प्रेशर है वो पी के बराबर है। अच्छा इन तीनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं? इन तीनों इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि जितना प्रेशर एक्स के अलोंग था उतना ही प्रेशर वाई के अलोंग है, और वो किसके बराबर है? वो बेसिकली पी के बराबर है। बताओ इतना सबको समझ में नहीं समझ में? Yes, sir. Sir. अच्छा अब बताओ एलिमेंट का साइज कैसा था? Small. Small. तो डायग्राम में मैंने इतना बड़ा शो किया है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इतने से स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ट्रायंगुलर शेप में जरूर हमने शो किया, लेकिन ये एलिमेंट इतना स्मॉल होगा कि नहीं होगा? और ये एलिमेंट अगर इतना स्मॉल है तो इसका मतलब है कि यहां पे जो हम px शो करेंगे, py शो करेंगे और p शो करेंगे, तो बेसिकली ये पॉइंट पे शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं? Yes, sir. ये जो पूरा रहेगा ये हमने एक पॉइंट पे शो किया कि नहीं शो किया? Yes, sir. और यहां से आती है प्रेशर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि जो प्रेशर रहता है वो आइसोट्रॉपिक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक।
आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है हर डायरेक्शन में जो सेम होता है। इतना नोट किया तो मैं रब करूं राइट हैंड साइड का। Yes, sir. Yes, sir. रब कर दो इतना मैं। Yes, sir. देखो अब देखो प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है कि ये अगर मेरा कंटेनर है और कंटेनर में कोई लिक्विड हमारी क्या है, फिल्ड है, और लिक्विड मेरी क्या है, रेस्ट में, और यहां पे हमने कोई पॉइंट चूज किया लिक्विड में, तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, इस पॉइंट पे जितना प्रेशर एक्स के अलोंग होता है उतना ही प्रेशर क्या होता है। बताओ अभी हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करी कि नहीं प्रूव करी, कि जो प्रेशर एक्स के बराबर है वही वाई के बराबर है, और वही क्या है, पी है। बताओ यही प्रूव किया नहीं प्रूव किया अभी हमने। Yes, sir. अब वो तो हमने ट्रायंगुलर एलिमेंट लिया था। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे अगर हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया है, बताओ किसी पॉइंट पे हम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट ना। Infinite. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अच्छा नॉर्मल क्या बता रहा है, नॉर्मल बता रहा है कि हर तरफ से लिक्विड क्या कर रही है, वहां पे प्रेशर अप्लाई कर रही है। अब यहां पे अगर प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, यहां प्रेशर P3, यहां प्रेशर P4, यहां प्रेशर P5। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। अच्छा मान लो ये एलिमेंट कितनी हाइट पे है, मान लो ये एलिमेंट h हाइट पे या h डेप्थ पे, तो h डेप्थ पे अगर होगा तो उसका प्रेशर कितना होगा, P naught plus rho G. रो जी एच। तो यही तुम्हारा हर डायरेक्शन में प्रेशर होगा। भाई हमें डेप्थ के साथ प्रेशर कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता है, तो हम डेप्थ के साथ तो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। तो P2, P3, P4, P5 सबकी वैल्यू किसके बराबर है, P0 प्लस रो जी एच के बराबर है। और ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत जगह यूज की जाती है। तो आइसोट्रॉपिक के आगे लिखो वहां पे, आइसोट्रॉपिक के आगे लिखो वहां पे, प्रेशर एट अ पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट in all the direction will always be equal. Pressure at a point in all the direction will always be equal. आया कि नहीं आया इतना समझ में। Yes, sir. अच्छा बताओ इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूंगा तो मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर कैलकुलेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बताओ डायग्राम को देख के तो P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। भाई मैंने इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट किया कि नहीं कैलकुलेट किया, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जितना प्रेशर y के अलोंग होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, x के अलोंग हो जाएगा। तो जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा नॉर्मल टू द वॉल वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। बोले प्रॉपर्टी समझ में आएगी नहीं समझ में आई। Yes, sir. किसी भी पॉइंट पे अगर देखोगे तो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है, और हमें कैलकुलेशन केवल डेप्थ के साथ मालूम होता है। तो डेप्थ के साथ हमें कैलकुलेट करना आता है, तो हर डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम प्रेशर की वैल्यू को लिख पाएंगे वहां पे।
समझ में नहीं समझ में आया इतना? यस सर। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा, ये भी थ्योरी से रिलेटेड है। अब मैंने यहां पे, ये हो गया ग्राउंड, यहां पे कंटेनर, यहां पे एक और कंटेनर, अच्छा जो बेस का एरिया है ना यहाँ पे अगर एरिया ए मिल रहा है तो यहाँ पे पोर्शन फ्लैट है थोड़ा सा, वो एरिया ए है, यहाँ पे भी एरिया ए है। तो तीनों के कंटेनर के बॉटम का एरिया क्या है? सेम है, सेम है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लिक्विड को लाके फिल किया। बताओ अभी जो फर्स्ट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है उसमें तीनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट मैंने क्या ली है? सेम। सेम लिए। अच्छा लिक्विड भी सेम है, मान लो अगर एक कंटेनर में पानी गया तो दूसरे में पानी है, तीसरे में भी पानी है। अच्छा जो भी वाटर यहाँ पे होगा, ये वाटर यहाँ पे अब प्रेशर अप्लाई करेगा नहीं अप्लाई करेगा? तो मान लो यहाँ P1 प्रेशर है, यहां डेवलप हो रहा है P2, यहां पे P3। अब बताओ पहला पॉइंट यही निकल के आ रहा है नहीं निकल के आ रहा है कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3। बताओ तीनों कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम अलग अलग है कि नहीं है? अबे तीनों कंटेनर में लिक्विड का Yes, वॉल्यूम sir. अलग अलग है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. अच्छा किसका वॉल्यूम ज्यादा है? सेकेंड। सेकंड। सेकेंड में। फिर उसके बाद थर्ड। थर्ड। जैसे मान लो अगर इसको तुमने बोला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ऐसा हम बोल सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में कि V2 सबसे ज्यादा होगा, फिर V3, फिर V1। यस सर। ये यस सर। तीनों कंटेनर में अमाउंट ऑफ लिक्विड डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट है? यस सर। अच्छा वॉल्यूम अलग होगा तो वेट भी अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes. सर। किस लिक्विड का वेट ज्यादा होगा? सेकेंड। सेकंड वाली का। लेकिन तो प्रेशर जो है, प्रेशर तीनों में सेम निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? यस सर। क्यों सेम निकल के आएगा? क्योंकि प्रेशर जो रहता है वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो केवल किस पर डिपेंड करता है? लिक्विड कॉलम की हाइट पे। तो ये ध्यान रखना है, प्रेशर कभी भी लिक्विड के वेट के कारण नहीं बनता है। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां पे जो तीनों कंटेनर है उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड डिफरेंट है, तो तीनों का वेट भी अलग अलग है। तो जो कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर बनता है वो लिक्विड के वेट के कारण नहीं बनता है। अगर मुझे कंटेनर के बॉटम पे कभी प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमें सिंपली लिक्विड कॉलम की हाइट चाहिए होगी, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है। बोलो इतना सबको क्लियर हो या नहीं क्लियर हो जो बोला मैंने अभी? Yes, sir. यस। हाँ यस सर। यस सर। मैंने बोला है कि लिक्विड के वेट से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर डिपेंड कर रहा है लिक्विड कॉलम की हाइट पे। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर। Yes, sir. यस सर। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट हम तब बोल पाएंगे जब तीनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट सेम होगी। अगर तीनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट सेम है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द वेसल है। अच्छा तीनों के बॉटम पे फोर्स भी सेम लगेगा नहीं लगेगा?
Yes, sir. वेट अलग अलग हो, वेट अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो इसका मतलब है कि तीनों जगह फोर्स तो हमारा क्या होगा, सेम लग रहा होगा। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. तो यहां से हम बोल रहे हैं कि जो भी प्रेशर है वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट हम तब दे पाएंगे जब तीनों कंटेनर में लिक्विड कॉलम की हाइट सेम रहेगी। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां पे हमारे पास 3 कंटेनर हैं, अब तीनों कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर वाटर डाल रहे हैं। अब तीनों कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर वाटर ही डालेंगे। बताओ 10 लीटर अगर वाटर डालेंगे सब में, तो किसमें हाइट ज्यादा मिलेगी? First. अब बताओ फर्स्ट में हाइट ज्यादा मिलेगी, फिर Third. Third. थर्ड में, और सेकंड में तो क्या होगी, बहुत कम मिलेगी हाइट। ये बहुत फैल गया है। तो इस तरह से बताओ लिक्विड कॉलम की हाइट होगी कि नहीं होगी? अब मैंने अगर यहां बोला प्रेशर P1, P2, P3, बताओ अब प्रेशर कंटेनर के शेप पे डिपेंड कर गया कि नहीं डिपेंड कर गया? बताओ कहां प्रेशर ज्यादा होगा? First. P1, P3। तो आगे जब जाओगे ना, आगे हम इस तरह कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जहां पे कई बार क्या करेगा, इक्वल वॉल्यूम का लिक्विड डालेगा। तो इक्वल वॉल्यूम का लिक्विड अगर डालोगे तो प्रेशर जो रहेगा फिर वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड कर रहा होगा। समझ में दोनों में डिफरेंस। Yes, sir. वहां पे हमने लिक्विड के वॉल्यूम को सेम नहीं किया था, वहां पे हमने हाइट को सेम रखा। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेम वॉल्यूम का लिक्विड तीनों में पोर कर रहे हैं, तो जो प्रेशर रहेगा बॉटम में वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड कर जाए। क्लियर हो इतना? Yes, Yes, sir. sir. और जो लास्ट आता है रिजल्ट हमारा, वो तो थ्योरी है कि जो प्रेशर रहता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है कि नहीं है? Yes, sir. एरिया sir. जितना हम कम कर देंगे प्रेशर उतना बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ sir. और यही रीजन होता है कि जब हम फ्रूट कट करते हैं तो फ्रूट इजली कौन सी नाइफ से कट होता है, जो शार्प होती है जो ब्लंट होती है? Sharp. 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 ये जो शार्प नाइफ हम यूज करते हैं उसका एरिया कम हो जाता है, और एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और प्रेशर अगर ज्यादा लगेगा तो फ्रूट जो रहेगा वो इजिली कट हो जाएगा वहां पे। अच्छा, यही रीजन होता है कि नहीं होता है कि जब हम सैंड में चलने की कोशिश करते हैं तो हम डिफिकल्टी से चल पाते हैं, लेकिन कैमल इजिली चल पाता है। तो कैमल का जो पैर रहता है उसका एरिया क्या होता है? Small. कम होता है. इसका एरिया ज्यादा होता है। कैमल के जो पैर होते हैं उसका एरिया ज्यादा होता है हमारे पैर से। अभी कैमल के तुमने पैर नहीं देखे क्या, नीचे फुट जो रहता है? हाँ सर. देखे जा। बताओ sir. एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम. और प्रेशर अगर कम होगा तो उसका सैंड में पैर क्या होगा, कम घुसेगा। हमारा पैर क्या होता है सैंड में, ज्यादा अंदर चला जाता है नहीं चला जाता है? Yes. Yes, sir. अच्छा, यही रीजन होता है कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं, कभी देखना जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहां पे रेल्स होती ही नहीं होती। रेल्स का मतलब क्या होता है? रेल्स का मतलब होता है जो लोहे की जो पटरी होती है, ये रेल्स है कि नहीं है? हाँ सर. Yes, अच्छा ये बताओ, जो रेल्स होती है उनको डायरेक्ट हम ग्राउंड पे प्लेस कर देते हैं क्या? रेल को जब भी बिछाया जाता है सबसे पहले देखोगे वहां पे कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं। Yes, sir. पहले लकड़ी के यूज किया जाता है, आजकल कंक्रीट के यूज करते हैं नहीं यूज करते हैं? yes, sir. Yes, sir. जमीन में देखोगे, जमीन में पहले कंक्रीट के स्लीपर रखे जाते हैं, उस पर रेलवे ट्रैक को बिछाया जाता है। और वहां पे तुम नोटिस भी करना, जो कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं उनके बगल में
बहुत सारे पत्थर या बोल्डर्स को रखा जाता है, Yes, sir. और मेंटेनेंस में क्या करते हैं, मेंटेनेंस में पत्थर को बार बार पास में लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? अब इसका रीजन होता है कि वो एरिया को एरिया बढ़ता है, वैसे अगर देखोगे तो रेल का एरिया कैसा होता है? स्मॉल। अरे अगर रेल का तुम लोगों ने व्यू देखा होगा तो रेल का व्यू इस तरह से होता है, एच शेप होता है। स्टील डिजाइन में पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन अगर देखो इस तरह की स्टील होती ही नहीं होती इस तरह की। रेल का क्रॉस सेक्शन ऐसा आई सेक्शन का होता है। यस सर। ऐसे तुमने रेल नहीं देखी क्या ऐसी जो रहती है? अब बताओ अगर इसको हम सीधे जमीन पे लाकर रख देंगे तो क्या होगा? फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ट्रेन का फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और एरिया कम होगा। देखो फोर्स ज्यादा होगा और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? और प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो जो रेल्स हमने रखी वो जमीन के अंदर धंस जाएगी वहां पे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके नीचे हम क्या करते हैं, कंक्रीट लगाया जाता है। कंक्रीट के उसको स्लीपर्स बोलते हैं, देखा नहीं देखा कंक्रीट के? और ये जो कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं उनके बगल में इस तरह से पत्थर भी रखे जाते हैं, और ये जो पत्थर रहते हैं बेसिकली वो एरिया को बढ़ा देते हैं। और एरिया को अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर वहां पे बहुत कम हो जाएगा, और प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ट्रैक हमारा बैठेगा ही नहीं नीचे वहां पे। इतनी सब प्रॉपर्टी समझ में आई नहीं समझ में आई सबको प्रेशर की? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। इसको पढ़ लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना, अगली क्लास में हम प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और मेन जो प्रॉपर्टी केवल यही प्रॉपर्टी है कि डेप्थ के साथ प्रेशर होता है P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। केवल यही एक फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है, और बाद में हमें प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है कि प्रेशर हमारा कैसा है, आइसोट्रॉपिक। बस इतनी चीजें याद रखोगे तो न्यूमेरिकल वहां पे सॉल्व हो जाएगा, और प्रेशर इनटू एरिया से हमें फोर्स मिलता है बस। तो एक बार इसकी थ्योरी को रिवाइज करो प्रेशर की। अगली क्लास में हम केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रेशर से रिलेटेड। Yes, sir. ठीक है, ये सब डेफिनेशन देख लेना वहां पे कि गेज प्रेशर क्या होता है। तो अगली क्लास में अगर टाइम मिलेगा तो हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि जो प्रेशर रहता है उसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बैरोमीटर सुना ही नहीं सुना है तुम लोगों ने केमिस्ट्री में? यस सर, Yes, sir. बैरोमीटर यूज होता है, मैनोमीटर यूज होते हैं। यस सर। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू हम प्रेशर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पहले तो हम अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है? चलो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, है ना? संडे को है ना अगली क्लास अपनी? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं उस टाइम पे। यस सर। चलो Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय। Bye.